नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सेट 3 चालू करेंगे और ये सेट 3 है बेस्ट 200 प्रश्न का, जो कि इकाई 7 से संबंधित है और जो कि आपकी 17 दिसंबर को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा MPPSC प्री 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और इसमें हम MCQ फॉर्मेट को कवर करते हैं और यहाँ पे व्याख्या सहित हम इन प्रश्नों का आपको हल बताते हैं। और सेट 3 है, आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत उइके। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है। इसमें से 3 एंटीबायोटिक है और एक नहीं है, ये हमको बताने हैं। ध्यान रहे हमेशा, जैसे मैंने बताया हूँ कि जब भी प्रश्न पढ़े तो ये जरूर देखिए कि कौन सा एंटीबायोटिक या फिर जो भी आपसे पूछा गया है वो है या फिर नहीं है, क्या पूछा गया है। ठीक है, यदि है पूछा गया है तो वो वाला हमको चूज़ करना, नहीं पूछा गया तो हमको वाला चूज़ करना है। यहाँ पे ही आपका 90% जो आंसर यहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कभी इसको, यदि जैसा मान लो इसको भूल गए पढ़ना, ठीक है, एंटीबायोटिक है, यदि आपने है पढ़ ली, ठीक है, और नहीं वाला गलती से छोड़ दिए ना, तो आपको यदि पहला ऑप्शन दिखा तो पहला ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, या दूसरा तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन कहीं पे भी यदि आंसर वो दिखा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यही गलती होती है जब आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो है वाले हैं और एक ऑप्शन जो है नहीं वाला, तो नहीं वाला हमको चूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए हमको 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे और 4 ऑप्शन देखने से पहले दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम देखते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे देखो जो 3 है, A, C और D वाले, ये तीनों हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, ये तीनों क्या है? एंटीबायोटिक। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, ये है हार्मोन। ठीक है, ये है हार्मोन, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। आंसर है इसका बी। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और यह मानव समेत दूसरे स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ इंसानों में नहीं, ये सभी जो स्तनधारी जीव है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का बी। अगला सवाल है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन सा है इसमें से? देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि मांसपेशी वगैरह या फिर हड्डियों में या फिर ऐसा कुछ यदि दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। ठीक है, एक्सरे करते हैं। और यदि आप ऑप्शन में देखेंगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या फिर एक्सरे, तो आप खटाक से लगाओगे एक्सरे, क्योंकि जब भी दिक्कत हुई या फिर नीचे कुछ दिक्कत होती है, हड्डी वगैरह टूटती है या फिर मांसपेशी या इस टाइप से कुछ चीज़ें आती है, तो लगभग 90% लोगों के दिमाग में यही आती है कि एक्सरे से वो ठीक होती है। लेकिन एक्सरे से ठीक वो नहीं होती है। ठीक है, एक्सरे सिर्फ प्रतिबिंब बनाता है शरीर के अंदरूनी भाग का। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनाने के लिए ये रे यूज़ की जाती है, एक्सरे। ठीक है, जो हम लोकल लैंग्वेज में एक्सरा बोलते हैं। ठीक है, एक्सरा। ठीक है, एक्सरा नहीं होता, वो एक्सरे होता है और ये उपयोग की जाती है प्रतिबिंब बनाने के लिए शरीर के आंतरिक भागों का। और यहाँ पे जो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए जो उपयोग किए जाने वाली विकिरण है वो है यहाँ पे इंफ्रारेड। आंसर है इसका ए। ठीक है, ना ही माइक्रोवेव ना ही यूवी रेस, आंसर है इसका ए, इंफ्रारेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रारेड को अन्य चीज़ों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे रिमोट आते हैं। ठीक है, रिमोट जो टीवी के रिमोट होते हैं, उसको आप देखना, यदि आप डायरेक्ट उसको देखोगे, ठीक है, डायरेक्ट देखोगे बटन दबा के तो आपको वो रेस नहीं दिखेगी। लेकिन यदि आप उसको आईने पे देखोगे, आईने पे ट्राई करके देखने के बाद आईने पे के सामने ऐसा रखना, उसमें बटन प्रेस करना ऐसे करके, टीवी के आसपास जब रहोगे तो उसको बटन प्रेस करके देखना, उसमें एक आपको लाइट दिखाई देगी। ठीक है, लाइट दिखाई देगी, वो होती है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रेस। समझ में आ गया? और ये जो इंफ्रारेड है, आपने कई बार देखा होगा, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे में रात के समय जो लाइट जलते हैं ना, उसके आसपास देखना, सीसीटीवी कैमरे के आसपास हल्के लाइट जलते हैं, वो होते हैं इंफ्रारेड। वो लाइट इंफ्रारेड छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे समझ में कि कहाँ इसका उपयोग है। और अन्य जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक्सरे एक तरह का विकिरण है जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदर की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य 10 से लेकर 0.01 नैनोमीटर होती है। और यहाँ पे इंफ्रारेड एक तरह का दीप्तिमान ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इंफ्रारेड तरंगे या इंफ्रारेड प्रकाश मानव आंखों को नहीं दिखाई देती, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। और हालांकि इंफ्रारेड को गर्मी के रूप में महसूस किया जा सकता है। यदि आप उसको महसूस करना है तो ये गर्मी के रूप में महसूस होती है। इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य लाल से ज़्यादा लंबी होती है। और इंफ्रारेड के कुछ उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, सूरज की रोशनी, आग, रेडिएटर, गर्म फुटपाथ, रिमोट कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंफ्रारेड बल्ब। ठीक है, और जो सीसीटीवी कैमरों में जो आसपास जो लाइट लगे होते हैं वो भी इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंफ्रारेड वो निकालते हैं। ठीक है,
तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे है ए, आंसर है ए, इंफ्रारेड। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर युग्म में दिए गए इसरो के केंद्र है यहाँ पे और ये स्थान है, और उपरोक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रवृत्ति मतलब जैसे मान लो पहले ज़्यादातर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। एक प्रश्न दिया गया, एमपीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, एक प्रश्न दिया गया, उसके 4 ऑप्शन जल्दी से दे देंगे, आपको उसमें चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में लगने वाले समय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये किया जा रहा है। ये यूपीएससी में पहले पूछा जाता था ज़्यादातर, अब ये एमपीपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न के प्रारूप डालने लगे हैं। यहाँ पे देखिए केंद्र दिए गए हैं और ये स्थान यहाँ पे दिए गए। पहले हम इनका पेयर बनाएंगे कि इसमें कौन से सही हैं कौन से नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो कूट दिए गए, कूट के हिसाब से फिर ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपका समय लेते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हैवी तो होते नहीं, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन ये समय लेते हैं। समय आपका ज़्यादा खर्च हो, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पीएससी डालती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसरो के केंद्र, यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका स्थान यहाँ पे सामने दिया गया है, त्रिवेंद्रम केरल में है, और UR राव उपग्रह ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून, ये देहरादून में नहीं है। ठीक है, ये दोनों सही है, पहला दूसरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम है, UR राव जो उपग्रह केंद्र है वो है कर्नाटक बेंगलुरु में। यहाँ पे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में ये नहीं है। भारतीय सुदूर संस्थान हैदराबाद में नहीं है। यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहे हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं, ये जो कूट है या फिर जो जोड़ी है वो यहाँ पे गलत दिख रही है। इसका देखो, इसका ये क्रॉस में होगा, एक मिनट पेन, हाँ, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यहाँ पे हैदराबाद में है और भारतीय सुदूर संस्थान यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड में। तो ये तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो जोड़ी बनी हुई यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसरो केंद्र और स्थान में जो 2 जोड़ियाँ बन रही वो पहली और दूसरी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है, UR राव जो उपग्रह केंद्र है वो है बेंगलुरु में कर्नाटक में। तो 1 और 2 बस सही यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 ये बी वाले में मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 केवल 1, 2, 3 नहीं, केवल बी वाले में मिल रहा है, आंसर है इसका बी। ठीक है, इस प्रकार ऐसे प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। ठीक है, आंसर है इसका बी, और यहाँ पे ये सही क्रम यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का जो स्थान है वो हैदराबाद में है, और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र यहाँ पे देहरादून में। ठीक है, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे था। ठीक है, इसलिए तीसरा और चौथा जो जोड़ी थी वहाँ पर गलत हुई। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर बी। अगला सवाल है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका फुल फॉर्म ये होता है हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित यानी डिजाइंड एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपात्र है। प्रक्षेपात्र सुन के घबराना नहीं, इसको हम मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अस्त्र, पृथ्वी, आकाश या फिर अग्नि, ये इसका आंसर यहाँ पे अस्त्र है, आंसर है इसका ए। तो ये मिसाइल कौन सी है, अस्त्र, आंसर इसका ए। अस्त्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रक्षेपात्र, यहाँ पे देखो प्रक्षेपास्त्र है, और यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR श्रेणी की है। अस्त्र मिसाइल फाइटर जेट की ताकत बढ़ाती है, इससे हवा में फायर करके दुश्मन को संभालने से पहले कमजोर किया जा सकता है और ढूंढ कर मारा जा सकता है। तो ये इसके फायदे हैं। इस प्रश्न का आंसर है ए, अस्त्र। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बेंगलुरु। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बेंगलुरु। तो ये है लखनऊ में, आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक बहुआयामी शोध प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। आंसर है इस प्रश्न का बी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। अवनी चतुर्वेदी, हिना जायसवाल, गुंजन सक्सेना या फिर दीपक मिश्रा। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो में है हिना जायसवाल, आंसर इसका भी। जैसा कि मैंने बताया था कि जब जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें फोटो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे अभ्यास कराया जा रहा है, इसलिए आपको फोटो के द्वारा भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि फोटो देख के भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोटो भी आपको याद होनी चाहिए। ये फेमस पर्सनैलिटी है हमारे देश की और बहुत ही कामयाब पर्सनैलिटी है। तो
हमें इनकी फ़ोटो भी पता होनी चाहिए, ना जाने कितने लोगों की फ़ोटो हमें पता होती है, लेकिन जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, कई बार हम उनको याद नहीं रख पाते। खैर, हम प्रश्न पे आते हैं। आंसर है इसका बी, हिना जायसवाल। चंडीगढ़ की हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। बचपन में सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनने वाली हिना भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हर साल इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको इस प्रश्न में मिल गई। भारतीय वायुसेना की कुछ और महिला अधिकारी, जैसे हम देखें, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है और ये युद्धपोत INS ट्रिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, तो ये अन्य महिला जो भारतीय वायुसेना में है, महिला अधिकारी जो वायुसेना में है, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, या फिर समुद्री, या फिर महासागर, इसको बोल सकते हैं महासागर। ठीक है, तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है यहाँ पे समुद्री वाला। आंसर है इसका डी। सबसे स्थायी कौन सा है यहाँ पे? महासागर वाला। महासागर सबसे स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है। यह अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति, खारा, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण स्थिर है। महासागर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पौधों और जानवरों का एक जीवित समुदाय है जिसमें पर्यावरण के केवल जीवित घटक होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव रूपांतरित पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अन्य जानकारी आप यहाँ पे PDF में भी आपको मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप इस PDF से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए काम आती है रिकॉर्डिंग के लिए। आप रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, यदि आपको बहुत जल्दी इनको रिकॉल करना है तो इसके लिए PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? जैव विविधता के लिए संकट कौन सा हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए, लेकिन उससे पहले ये हमको कूट के द्वारा इसका उत्तर निकालना है। ठीक है, कूट वाले जो प्रश्न रहते हैं थोड़े से समय लेते हैं, लेकिन थोड़े आसान रहते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। MPPSC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर एग्जाम में इसको अप्लाई करना। UPSC में वो लोगों तो लगभग आधे से ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कूट वाले। इनमें से कौन सा सही नहीं है, कितने सही हैं, इस टाइप के जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि अभी देखा गया है। तो मतलब PSC में ये इस प्रकार के प्रश्न की संख्या बढ़ रही है, तो आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है वायुमंडलीय तपन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो जैव विविधता के लिए संकट जो हो सकते हैं वो है वायुमंडलीय तपन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो संकट है इसके लिए। प्राकृतिक वास का विखंडन भी है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी है, ठीक है, ये भी इसके लिए संकट हो सकती है। लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहित करना इसके लिए संकट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए संकट की यदि बात करें तो शाकाहार को प्रोत्साहन करना इसमें नहीं होगा। ठीक है, A, B और C ये 3 कथन यहाँ पे इस प्रश्न को संतुष्ट करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा। तो देखो A, B और C पहला ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये इसका लगभग आंसर आ चुका है। और भी हम चेक कर लेते हैं, B और C नहीं, A और D नहीं, B, C और D नहीं, बिल्कुल नहीं, D वाला तो वैसे नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है इसका A। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर A। ठीक है, डायनेमो एक मशीन है जिसका क्या काम है? ये डायनेमो मशीन यहाँ पे दी गई, आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। इस चित्र को देख कर आपको याद आ गया होगा। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, आंसर है इसका D। और कुछ डिवाइस आपको याद रखने होंगे, एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है इन्वर्टर। मेरी राइटिंग शायद थोड़ी ख़राब आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। रेक्टिफायर और इन्वर्टर ये डिवाइस होते हैं। इन डिवाइसों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इससे संबंधित जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। रेक्टिफायर किस काम आता है, ये भी विद्युत संबंधित है, और इन्वर्टर किस काम आता है। इन्वर्टर तो आप बता ही देंगे, इन्वर्टर मतलब कौन सी विद्युत धारा को किस प्रकार की विद्युत धारा में बदलने का प्रयास किया जाता है या फिर बदलती है ये, और ये रेक्टिफायर, ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये
आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, ठीक है। हालांकि कई लोग बोलेंगे कि जैसी भी है जैसी चल रही है, ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार के प्रश्न यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको और जानकारी यहाँ पे मिलेगी। रेक्टिफायर और इन्वर्टर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है, आंसर है इसका डी। डायनामो एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करके डायरेक्ट करंट डीसी विद्युत शक्ति बनाता है और इसे जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है। और डायनामो और जनरेटर यांत्रिक रोटेशन को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये अन्य जानकारी इसकी यहाँ पे मिल गई आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिन अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा और 3 फैटी अम्ल का ये मिश्रण होता है का सर्वोत्तम स्रोत है? मूंग, माठ, अलसी या फिर जई? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। इसका सर्वोत्तम स्रोत है अलसी, आंसर है इसका सी। मूंग नहीं है, माठ नहीं है, जई नहीं है, आंसर है इसका सी, ठीक है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA एक 18 कार्बन लंबा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। यह एक आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो सामान्य मानव वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। यह सामान्य हृदय की गति और पंपिंग को बनाए रखने में मदद करके हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। ALA के कुछ स्रोत ये हैं: सन बीज, चिया बीज, अखरोट, अलसी और ये बहुत सारे यहाँ पे दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सारी, ठीक है।